हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। इस चैनल पे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है द थ्योरी ऑफ बिग पुश। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। ओरिजिनेटर है इस थ्योरी के रोजनस्टिन रोडान। थ्योरी emphasizes that underdeveloped economies require large amount of investment to break the shackles of backwardness and launch upon economic development। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये इस थ्योरी का मानना है। ये थ्योरी इसी बात पे एम्फेसाइज करती है कि लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए। ए प्रोग्राम ऑफ बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट विल फेल टू हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इकोनॉमी में तो वो फेल होगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, हमें इतना इम्पैक्ट नहीं देगा जितना एक लार्ज अमाउंट में, एक बड़े अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा। देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डिवोटेड टू सक्सेस। मिनिमम का मतलब कम से कम नहीं है, एटलीस्ट इतने, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट इसने असाइन किया है कि इतने अमाउंट में तो रिसोर्सेज होने ही चाहिए सक्सेस के लिए। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम रिसोर्सेज लगाते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं सकेगा। रोजनस्टिन रोडान describes that need for big push arises from at least 3 indivisibilities। इसने 3 indivisibilities के बेस पे अपनी थ्योरी को बताया है। और indivisibilities का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जिसे और टुकड़े नहीं कर सके, एटलीस्ट इतना तो चाहिए, और उसे डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो these indivisibilities are indivisibility in production function, indivisibility of demand, indivisibility in supply of saving। इन तीनों इंडिविजुअलिटीज को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहली इंडिविजुअलिटी है इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। इंडिविजुअलिटीज ऑफ इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट मे रिक्वायर हाई ऑप्टिमल साइज ऑफ ए फर्म। इंडिविजुअलिटी ऑफ इनपुट की, हाँ हमें इतना इनपुट लगाना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट हमें देना होगा, कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो देना जरूरी है, और आउटपुट के लिए एक लेवल ऑफ आउटपुट भी हमें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा हाई ऑप्टिमल साइज ऑफ फर्म का एक ऑप्टिमल साइज होना चाहिए। स्पेशली इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल आर वेरी नेचर लंपी एंड रिक्वायर सब्सटेंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक 30-40%। सोशल ओवरहेड कैपिटल्स होती हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत लंपी मतलब उसमें एक लम्स आते रहता है, कुछ ना कुछ चेंज, हाई लोज उसमें चलते रहते हैं, अनसर्टेनिटीज चलती रहती है, एंड रिक्वायर इन सब्सटेंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब उनको स्टार्ट करने के लिए ही इनिशियली हमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, लाइक 30-40% तो इन्वेस्टमेंट हमें इनिशियली ही कर देना पड़ता है। अब हम पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल्स क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल्स है कैपिटल गुड्स ऑफ टाइप्स विच आर अवेलेबल टू एनीबडी एंड हेंस सोशल। मतलब कोई भी उन्हें यूज कर सकता है ऐसे कैपिटल गुड्स, एंड आर नॉट टाइटली लिंक्ड टू एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हेंस ओवरहेड। मतलब कोई एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में वो काम में नहीं आ रहे हो, लाइक शू फैक्ट्री, तो शू फैक्ट्री का ही वो कैपिटल नहीं हो, या फिर टी बनती है कहीं, या और कुछ कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है उसका अकेले का वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं हो, इसलिए होता है ओवरहेड, वो सबके लिए अवेलेबल हो। सो ऑल बेसिक सर्विसेज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज, ये एग्जाम्पल है सोशल ओवरहेड कैपिटल के। प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन सबकी जरूरत होती है, तो ये जो है सोशल ओवरहेड कैपिटल्स हैं, और इनमें रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल 30-40% कम से कम इन्वेस्टमेंट की। और ये सो फर्दर
रोडान ने एसओसी को भी यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल्स को भी 4 इंडिविजिबिलिटीज में डिवाइड किया है। ये इंडिविजिबिलिटीज क्या है? पहला है इंडिविजिबल इन टाइम। टाइम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हमें देना होगा, वो जरूरी है, वो देना ही होगा इसमें। इट्स इक्विपमेंट हैज हाई मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, मतलब हाई मिनिमम ड्यूरेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतनी ड्यूरेबिलिटी इसकी होगी इक्विपमेंट की, मतलब उतना चाहिए उसको, ड्यूरेबल इतना होना चाहिए। लेस ड्यूरेबल होगा तो हमें फायदा नहीं करेगा, वो उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा जो और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इट हैज लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है बनना स्टार्ट होने से लेकर और डिलीवरी के बीच का जो पीरियड होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये गेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो इसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड रहता है। एंड इररिड्यूसिबल मिनिमम कैपिटल इज एसेंशियल, और इसके लिए एक कैपिटल चाहिए होगी कि हाँ इतनी कैपिटल तो हमें चाहिए, और वो इररिड्यूसिबल होगी। ऐसा नहीं है हमने पहले असाइन कर दिया और बाद में रिड्यूस कर लिया कि ठीक है अब हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्शन इन चीजों का स्टार्ट हो गया तो इनमें इन्वेस्टमेंट लगाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो जितना इन्वेस्टमेंट पहले किया गया है वो भी खराब हो जाएगा। Because of these indivisibilities and also because services of SOCs cannot be imported, heavy initial investment is required to be made. ये चारों इंडिविजिबिलिटीज हैं, और उसके अलावा जो सोशल ओवरहेड कैपिटल्स है उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम मंगवा नहीं सकते बना बनाया, उन्हें हमें क्रिएट ही करना पड़ेगा। इसके लिए इसमें हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इंडिविजिबिलिटी हम पढ़ते हैं indivisibility of or complementarity of demand, the simultaneous setting up of a large number of industries so that people working in these industries become consumers of one another's goods and the output of all of them may be sold। मतलब साइमल्टेनियसली आप एक साथ इंडस्ट्रीज को सेटअप करो तो जो एक इंडस्ट्री का आउटपुट है वो दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए एक कंजप्शन का वो बन जाए, कंज्यूमर बन जाएंगे दूसरी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो उसके, और सारा आउटपुट सोल्ड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटरिटी से। एक इंडस्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स खरीद रहे हैं, फिर वो उसको तीसरी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स खरीद रहे हैं, तो आपस में एक रोटेशन चलेगी और कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड से नया मार्केट फाइंड नहीं करना पड़ेगा और आपस में वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे। सो ए बिग पुश इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन नीडेड, एक बिग पुश की जरूरत है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। सेटिंग अप ए सिंगल इंडस्ट्री और फैक्ट्री विल बी नो अवेल, सिंगल इंडस्ट्री से इतना फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की कर रहे हैं। जब इकोनॉमी ओपन होगी तो कॉम्प्लीमेंटरिटी बाहर से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से आ जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी जो हम करेंगे फॉरेन ट्रेड करेंगे वो भी इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम कर सकता है कि हमें बहुत ज्यादा बिग पुश की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है। Indivisibility and supply of saving. To raise level of savings, it is necessary that in first stage when income is increased due to an increase in investment, mechanism must be provided to raise marginal rate of saving in the second stage substantially in comparison to the average rate। मतलब सेविंग्स को हमें बढ़ाना है फर्स्ट स्टेज में जब इनकम बढ़ रही है लोगों की, जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो ऐसा मैकेनिज्म हमें तभी ही ड्रॉ कर लेना चाहिए टू रेज मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग इन सेकेंड स्टेज। मतलब एक बार उनके पास पैसा आया, नेक्स्ट टाइम जब वो खर्च करने जाए तो हमें ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग उनकी हाई हो, मतलब एडिशनली वो अब उतना खर्चा नहीं कर रहे इनकम बढ़ने से, जितना पहले कर रहे थे वो ज्यादा सेव कर रहे हैं। सब्सटेंशियली इन कंपैरिजन टू द एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब फर्स्ट स्टेज में जितना उन्होंने सेविंग किया है सेकेंड स्टेज में उनकी सेविंग्स बढ़नी चाहिए। तो ये होगी इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। सप्लाई ऑफ सेविंग बनी रहेगी लोगों से और वो सेविंग ही इन्वेस्टमेंट बनेगी और एक फर्म को या एक इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करेगी। नाउ वी वुड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्टेट। इस थ्योरी में स्टेट के रोल को बहुत क्रूशियल माना है क्योंकि एसओसी रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर बेसिक इंडस्ट्रीज। इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट को ही आगे आना होगा
क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन दीज एक्टिविटीज आर लंपी एंड गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग, ज्यादा समय लगता है इसमें इन सब इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। एंड प्राइवेट सेक्टर इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, दे वुड नॉट बी टेम्पटेड टू इन्वेस्ट इन देम। प्राइवेट सेक्टर इनमें हाथ नहीं डालेगा अपना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है और बहुत लंपी होता है इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर या स्टेट को ही आगे आना होगा। अब इस थ्योरी के क्रिटिकल पार्ट्स को हम समझ लेते हैं, क्रिटिसिज्म को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज। जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है तो उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की इनएडिक्वेसी है, रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है। डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, इस थ्योरी को जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। एक साथ सारी इंडस्ट्रीज एक बार में ग्रो नहीं होती है, हो सकता है कोई इंडस्ट्री ग्रो हो गई है, अगली पीछे ही रह गई है ड्यू टू सम रीजंस, तो वहां ये फेल हो जाएगी। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इस थ्योरी में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, वहां भी एक खर्चा होता है, उसको काउंट नहीं किया गया है और उसके आउटपुट को भी नहीं काउंट किया गया है। अगर हम शॉर्ट टर्म में इसे इग्नोर कर देंगे तो एक फूड शॉर्टेज हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। जनरेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक साथ जब इतने सारे इंडस्ट्रीज में हम पैसा डालेंगे तो एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन होने का चांसेस बन जाता है, एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। टू मच एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटीज, मतलब इंडिविजुअलिटीज पे ही बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना चाहिए। सोशल रिफॉर्म या टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में, टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में इस मॉडल में, इस थ्योरी में कोई बात नहीं की गई है। डिफिकल्ट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां मिक्स्ड इकोनॉमी होगी इस चीज को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा कि स्टेट इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रियल लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।